हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम अपना एक नया सेक्शन करेंगे CDP में। बेसिकली पेडागोजी का पार्ट आता है ये, ठीक है। ये पेडागोजी के अंदर आता है आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। क्यों आता है ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखो भाई, जो आपकी जितने भी आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होती है, जितनी भी आपकी NP होती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसके बाद हमारा NCF आता है, उसके बाद हमारा स्कूल करिकुलम आता है ना। ये एक सीक्वेंस है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन होती है, मतलब अगर हम सबसे बड़ी हायरार्की में अगर जाएं तो ये हमारी बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर काम करती है ना, बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो है इस पर काम करते हैं। उसके बाद एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जिसके बेस पर जो है हमारे स्कूल के या इंस्टीट्यूशंस के करिकुलम बनते हैं। ओके, उसके बाद हमारा करिकुलम आता है। करिकुलम के बाद हमारा सिलेबस आता है। सिलेबस के बाद हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, या फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक हो गई। उसके बाद हमारी मतलब जो एक्स्ट्रा सपोर्ट मटेरियल होता है वो होता है। और देन लास्ट में हमारे आते हैं लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका चलता रहता है। दिस इज मेनली योर पेडागोजी सेक्शन। ओके, अगर हम स्पेशली इसकी बात करें। अब ये जो NP बनती है, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनती है, इनकी फाउंडेशन कहाँ से है ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो नेशनल पॉलिसीज बनाई जाती है कहाँ से इसकी रूट्स आती है ना। तो देखो, ये फिलॉसफीज जो है आपको ये समझने में मदद करती हैं। और फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी का क्षेत्र सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। लेकिन हमारा सरोकार मुख्य रूप से शिक्षा के दर्शन से है, ठीक है, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन से है। तो बेसिकली इस फिलॉसफी एजुकेशन में जो है मैं आपको सारी फिलॉसफीज कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, आदर्शवाद हो गया, कार्यात्मकवाद हो गया, शायद ऐसे होता है। कार्यात्मकवाद मुझे ध्यान नहीं है, मतलब हिंदी में मीनिंग। आइडियलिज्म मतलब आपका आदर्शवाद हो गया, रियलिज्म मतलब यथार्थवाद हो गया, नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद हो गया। मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैं जो आपको करनी बहुत जरूरी है ना। यहां से आपकी एक समझ डेवलप होती है। और जितना भी हमारा करिकुलम डेवलप किया जाता है, जो आपका करिकुलम का सेक्शन है, नॉलेज इन करिकुलम, उसका पार्ट है ये फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। ओके, अब ये मत पूछना मुझे कि ये पेडागोजी का पार्ट है कि नहीं है, ये पेडागोजी का ही स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है। और एक KVS PRT की आपकी जो प्रतीक शिवालिक सर की वीडियोस चल रही हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पर जरूर मिलता है आपको, है ना। 2 मैं करा चुकी हूँ, दोनों में ही मैंने 2-3 क्वेश्चन सोल्व कराए थे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के। और मतलब इससे आपको वो भी बहुत हेल्प मिलेगी उसमें, है ना। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि DSSB में और KVS में भी दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या है, पाठ्यचर्या की दार्शनिक नींव क्या है, इसको हम समझेंगे। आज ये पार्ट 1 करा रही हूं, इसके बाद और भी पार्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिकली फिलोसफी को समझेंगे, फिलोसफी का और एजुकेशन का क्या रिलेशन है इसको समझेंगे। और एक मतलब प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारवाद कहते हैं इसको, वैसे इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रयोगवाद भी बोलते हैं। इसको हम आज समझ लेंगे, ठीक है। एक फिलोसफी को हम कवर कर लेंगे, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया है कि क्या बेस है, कैसे करना है ना, कैसे पढ़ना है। तो इस हिसाब से अपना आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, अब जरा फिलोसफी के मीनिंग को समझ लेते हैं, है ना। दर्शन शास्त्र बोलते हैं फिलोसफी को हिंदी में, दर्शन शास्त्र, है ना, सबको पता होगा। तो फिलोसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान का प्रेम या ज्ञान के लिए प्रेम आप कह सकते हैं। ये जो फिलोसफीज हैं, दर्शन शास्त्र हैं, ये सबसे बहुत पुराना कह सकते हैं इसको हम। ये बहुत पुरानी चीज है। ये क्यों पुरानी चीज है? देखो, हमेशा जो है ट्रुथ को फाउंड करने की जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं कि भाई एटर्नल ट्रुथ क्या है, मतलब सच क्या है। लेकिन आज तक जो है इसको फाइंड आउट करने की जितनी भी चीजें हैं वो चलती ही आ रही हैं। किसी को भी आज तक ये नहीं पता कि वास्तविक सच्चाई क्या है ना। हम कहते हैं ज्ञान, बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर है ये सारी चीजें। तो भाई जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या होता है, उस ज्ञान में सच क्या है, इन सब चीजों पर हमेशा रिसर्च होती रहती है। और इसके लिए ही लोगों ने अपने अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डेवलप किया, है ना। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी आ गए, इसमें आपके जॉन डीवी आ गए, जे रूसो आ गए। सब लोगों ने जो है इन पर बहुत अपनी राय दी है। वो थिंकर्स कह सकते हैं हम इनको, है ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थिंकर्स हैं। इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का यूज किया और हमें समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से हम सच का दर्शन कर सकते हैं, मतलब इस तरह की चीजें, ठीक है। तो फिलोसफी बेसिकली लव ऑफ विजडम है, या लव फॉर विजडम भी कह सकते हैं। ज्ञान का प्रेम है, ज्ञान के लिए प्रेम है, ठीक है। वेरियस एजेस हैव प्रोड्यूस्ड डिफरेंट थॉट्स थ्रोइंग लाइट अपॉन द मिस्टिक रीजन। विभिन्न युगों से जो है रहस्यवादी क्षेत्र में प्रकाश फेंकने वाले विभिन्न विचारों का उत्पादन किया जाता है। देखो, जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है। मतलब ये मेरी पर्सनल थिंकिंग भी है और शायद आप लोगों की भी होगी।
थॉट जो होते हैं वो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर द एटर्नल ट्रूथ, ये बिल्कुल पूरे सच है, हम नहीं कह सकते। ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। पहले कोई और आए, उन्होंने कुछ थॉट दिए, फिर कोई और आ गया, उसने कुछ थॉट दिया, तो इस तरह से थॉट्स देते गए लोग, और उसके बाद विचारों में भी परिवर्तन आता रहा। तो द एटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ लैंड्स द ओरिजिन ऑफ फिलोसफी, और इसी सच को जानने के लिए, सत्य की शाश्वत खोज के लिए दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब आपका सरोकार किससे है? एजुकेशन से है। तो मैं आपको बस देखो, इसकी बहुत सारी ब्रांच होती है, मेटाफिजिक्स होती है, एपिस्टेमोलॉजी होती है, और एक दो ब्रांचेस और होती है, लेकिन हमारा सरोकार, क्योंकि हम टीचिंग एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो हमारा सरोकार है एपिस्टेमोलॉजी से। इसको बोलते हैं द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज नॉलेज। ये वो फिलोसफी की ब्रांच है जो ज्ञान को देखती है, ज्ञान का अध्ययन करती है ना। इसी ज्ञान के अध्ययन से ही हमारा करिकुलम जो है डेवलपमेंट किया जाता है, करिकुलम का, कि हमें कौन कौन सा ज्ञान जो है बच्चों को देना है, कौन कौन से ज्ञान में बच्चों को प्रवीण बनाना है, उनमें प्रवीणता लानी है। इसी को सोचकर जो है हम अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं। पहले हमारी एनपी डिजाइंस होती हैं, नेशनल पॉलिसीज डिजाइन होती हैं, उसके बेस पे हम एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, फिर हम करिकुलम तैयार करते हैं, और फिर हम वही टीचिंग मेथोडोलॉजी, बच्चों के बारे में ये सब चीजें करते हैं। ओके, तो यानी कि एपिस्टेमोलॉजी इज द मेन ब्रांच, है ना, मेन ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज विद नॉलेज। इसका मुख्य सरोकार नॉलेज से है, एजुकेशन से है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो चलिए, हमने फिलोसफी को समझ लिया थोड़ा सा। अब जरा हम समझते हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है। देखो, आपको ना जो आपको पेपर में मिलेगा वो ऐसे नहीं मिलेगा, ये कौन सी फिलोसफी, स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं इनको, है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स भी कह सकते हैं इनको। तो आपको जो है सिचुएशंस दी जा सकती है कि ऐसा है, टीचर ने ऐसे पढ़ाया, या फिर कौन सी फिलोसफी ये कहती है कि हमें ये कहना चाहिए, कौन सी फिलोसफी कहती है कि करिकुलम ऐसे बनना चाहिए, कौन सी फिलोसफी कहती है कि टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ज्ञान के दर्शन में क्या क्या चीजें हैं? द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज कन्फाइंड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं फिलोसफी की, यानी कि दर्शन शास्त्र की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसमें मेटाफिजिक्स भी आती है आपकी, उसी में आपकी एजुकेशन सिस्टम भी आता है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी जो हो गया, उसमें आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज को हम देखते हैं, और उसी में आपका एजुकेशन सिस्टम आता है। तो भाई, जो अगर हम टिपिकली कहें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दर्शन की बात करें, तो इसका क्षेत्र जो है वो शिक्षा तक सीमित है, ठीक है। ऐसे फिलोसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हो सकती है ना, मतलब जो थिंकर्स एजुकेशन पर बात कर रहे हैं उन्होंने पोल साइंस के बारे में बात की है। कुछ ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी की, समाज शास्त्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ शिक्षा के बारे में बात करेंगे। Thus it is philosophy in the field of education। तो भाई, एजुकेशन के फील्ड में ज्ञान का दर्शन क्या है, इसको कैसे समझा जा सकता है, या फिर इसके क्या क्या थॉट प्रोसेसेस होते हैं जो हमें सीखने हैं एज ए टीचर, या फिर जो हमें अप्लाई करने हैं अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में, ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है। इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। अब ये फिलोसफी हेल्प कैसे करती है एजुकेशन में? ये हमें एजुकेशन में ये समझने में मदद करती है कि जो भी अब तक जो सिस्टम चलता आया है, क्या उसमें कमियां हैं, ठीक है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन नेचर के बारे में इंटरप्रिटेशन। ह्यूमन नेचर को जानना क्यों जरूरी है आपको एजुकेशन में? ताकि आप बच्चे को जान पाए, है ना, बच्चे का नेचर और ह्यूमन का नेचर सेम ही चीज आप कह सकते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जितने भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके भी इसके घटक होते हैं, उन सबको हमें समझना है, उनके बीच जो है क्या क्या संबंध है वो हमें जानना है। थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या कहती है, और रिलेशनशिप क्या है उसका एजुकेशन से, ठीक है। जो हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज हम कहते हैं ना, एपिस्टेमोलॉजी है, वो क्या है, और उसका एजुकेशन से क्या रिलेशनशिप है। ये हमें इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसके आंसर जो है हमें फिलोसफी से मिलते हैं। अगर हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये थॉट प्रोसेस कहीं से तो आया है ना। पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच चल रही थी, उस अप्रोच को हम लोग फॉलो करते आ रहे थे, ठीक है। डंडे वाली पढ़ाई थी, ठीक है, पेन पेपर टेस्ट होते थे, कोई एक्टिविटी कुछ नहीं। लेकिन इन डिफरेंट फिलोसफीज ने हमें यह सिखाया कि हम इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं, हम इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा बेटर तरीका होगा, ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा, है ना। और आप देखेंगे कि जो हमारा करिकुलम होता है वो इन फिलोसफीज का, डिफरेंट फिलोसफीज का एक मिला जुला रूप होता है। इसमें सिर्फ एक फिलोसफी को फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि सबके कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर एक बेस्ट करिकुलम जो है वो डिजाइन करा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज हम आगे और देखते हैं इसमें। तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्टाइल्स। अब देखो भाई, अब देखिए, हमें रिलेशनशिप समझना पड़ेगा कि फिलोसफी ऑफ टीचिंग और टीचिंग स्टाइल्स के बीच क्या फिलोसफी है, ठीक है। मतलब क्या हेल्प करती हैं फिलोसफीज टीचर को और उसकी टीचिंग स्टाइल को, है ना। इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी पड़ेंगी कि भाई शिक्षा का दर्शन शिक्षकों को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। जब आप एग्जाम में पेडागोजी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है पेडागोजी के क्वेश्चंस के लिए। देखो, सबसे पहले व्हाट इज द नेचर ऑफ लर्नर।
नेचर ऑफ लर्नर कैसा है, आपको उसके साथ कैसे डील करना है, ये आपको फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन बताती है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, ठीक है। शिक्षार्थी की प्रकृति क्या है, हमने एनसीएफ पढ़ा है, एनसीएफ की वीडियो मैंने डाली भी है, उसमें मैंने आपको ये भी चीज काफी बार बताई है कि नेचर ऑफ लर्नर क्या है ना, किस तरह से बच्चा सीखता है। अब ये एनसीएफ की बात हो गई, अब फिलोसफीज की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दो थॉट्स आए थे बेसिकली, एक तो आया था जॉन लॉक का थॉट, ठीक है, और एक थॉट आया था प्लेटो का, प्लेटो जैसे दार्शनिकों का, ठीक है, जॉन लॉक और प्लेटो। अब इन दोनों में फर्क क्या था, प्लेटो के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो एक्टिव होता है, ठीक है, मतलब सक्रिय होता है, जबकि जॉन लॉक कहते थे कि नहीं बच्चा सक्रिय नहीं होता, पैसिव होता है। पैसिव होता है मतलब निष्क्रिय होता है, ओके, निष्क्रिय होता है। अब डिफरेंस क्या है, डीएसएसबी पीआरटी में क्वेश्चन आया था, अगर आप में से किसी ने भी अटेम्प्ट किया हो, टेबुला रासा, है ना, टेबुला रासा एक टर्म आई थी डीएसएसबी पीआरटी में, और मतलब बाद में ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत बार पूछा गया कि टेबुला रासा टर्म होती क्या है, दिया किसने था, तो भाई जॉन लॉक ने दिया था सबसे पहले। और टेबुला रासा का मतलब है कि बच्चा जो है बिल्कुल पैसिव होता है, उसका दिमाग जो है एक वैक्स की बंद प्लेट है, मतलब खाली प्लेट है जिस पर आपको खुद से कुछ गढ़ना है, ठीक है, मतलब जो हम उस पर लिखेंगे बच्चा वही सीखेगा, ठीक है। ब्लैंक स्लेट क्या होती है, देखो ये ब्लैंक स्लेट है हमारे पास, हम जो लिखते हैं उसको लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं इसको, फिर लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं, मतलब आपके ऊपर है कि आप कितना बच्चे का दिमाग भर सकते हैं, ओके, मतलब आपको इस ब्लैंक स्लेट पर लिखना है। बच्चे के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, वो बहुत ही पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, उसको जो आप कहेंगे वही वो सीखेगा। और यहीं से क्या निकला, यहीं से आपका निकला व्यवहारवाद। व्यवहारवाद बेसिकली आपका बिहेवियरिज्म जिसको बोलते हैं, है ना, बिहेवियरिज्म की आप सबने थ्योरीज वगैरह पढ़ी होंगी, स्किनर, पेवलोव, ये सब जॉन लॉक के फॉलोवर्स हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली जो बिहेवियरिज्म है, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज आई हैं बिहेवियरिज्म की, वो सारी जॉन लॉक से निकली हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बच्चा पैसिव था। और व्यवहारवादी जो है यही सोचते हैं कि बच्चा जो है पैसिव होता है, आप कंडीशनिंग के थ्रू, आप रेनफोर्समेंट के थ्रू, इन चीजों के थ्रू आप उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और यही नहीं, ये इन्होंने बोला था कि जितना भी डेटा आप बच्चे को देंगे ना, जितना भी डेटा आप ट्रांसफर करेंगे बच्चे के दिमाग में, ठीक है, बच्चा उसको एज इट इज ग्रहण कर लेगा, उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता है, आप जिस हिसाब से उसको ढालेंगे वो ढल जाएगा, ओके। ये तो बात की मैंने बिहेवियरिज्म की, जॉन लॉक के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्लेटो की फिलोसफी के बारे में। तो प्लेटो कह रहे थे कि बच्चा जो है वो एक्टिव होता है, उसका दिमाग में जो बॉक्स है ना उसके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वो खुलकर नहीं आता है, मतलब पहले बंद होता है, जब वो इंटरैक्शन करता है, जब वो अंतःक्रिया करता है दूसरों के साथ, या वो स्कूल में करता है, चाहे वो रिलेटिव्स के साथ करता है, कहीं भी करता है, उसके बाद से बॉक्स जो है खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस बॉक्स में जो कुछ भी बंद है उसका मीनिंग बच्चा निकालने लग जाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि बच्चा एक्टिव है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करता है थ्रू इंटरैक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें हमारे दो आप देख सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पियाजे की थ्योरी है या जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, इससे काफी मेल खाती है, ओके। तो मतलब ये था, मतलब पहले बिल्कुल स्टार्टिंग के थॉट्स बता रही हूँ जो बच्चे के बारे में, नेचर ऑफ लर्नर के बारे में जो निकल कर आए थे, वो ये दो थॉट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ओके, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई बच्चे के नेचर के बारे में। अब दूसरा है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब आप जो विषय पढ़ाने वाले हैं, जो विषय वस्तु आप पढ़ाने वाले हैं, उसका नेचर क्या है, ये कौन समझाएगा, ये भी हमें ये फिलोसफी समझाती है। हर फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हमारा काम क्या होता है कि हम लोगों को इसमें से कुछ सेलेक्टिव मेथड जो है वो निकालने पड़ेंगे। अब देखो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको कहीं एक बुक में नहीं मिलेगी, मतलब मैंने तो खैर अपने टाइम पे बहुत सारी चीजें सर्च की थी, है ना, आप लोग इतना भी नहीं करना चाह रहे हो जितना मेरे को आपका रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं ये बहुत इकट्ठा कर करके आपको मटेरियल दे रही हूँ, एक बुक में नहीं मिलेगा। आप ये पूछोगे मुझसे कि कहाँ से पढ़ा है, तो पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, बीएलएड में जो कुछ नोट्स है उनको उठाया, उसके बाद कहीं और से मैटर सर्च किया, ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ्स निकाली और तब आपकी ये पूरी स्लाइड मैंने बनाई है, ओके, ठीक है। आप सिर्फ आप लोगों के लिए तो ये इकट्ठा आप कह सकते हो, लेकिन भाई नोट्स बना लो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना अपने आप, तो फिर मेरा काम बिल्कुल वेस्ट है, मतलब मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज डू मेक नोट्स, ओके। अब देखो नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मैंने नेचर ऑफ लर्नर आपको समझा दिया। अब नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या समझने की जरूरत है, देखो इसके दो व्यू हैं। पहला व्यू तो था कि भाई जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपको उसकी रोट लर्निंग करनी है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ट्रेडिशनल अप्रोच समझते हैं ना, पारंपरिक अप्रोच ये थी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है, भले ही वो साइंस है, भले ही वो आपका मैथ्स है, ठीक है, कुछ भी है, आपको रट्टे मारने हैं, रोट मेमोराइजेशन करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी का भी किसी से ज्यादा कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपको फटाफट से ये भी रटना पड़ेगा, ये भी रटना पड़ेगा, वो भी रटना पड़ेगा, और ये आपका विषय वस्तु होगी, ये आप रटो और तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एक तो ये व्यू कहता है। एक था स्ट्रक्चर्ड व्यू। स्ट्रक्चर्ड व्यू बेसिकली जो ब्रूनर कहते हैं ना, ब्रूनर आप सभी को पता होगा, डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी इन्होंने दी है, कहीं ना कहीं इनसे मेल खाता है। ये कहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है,
ठीक है, उसका एक नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक स्वरूप होता है उसका, आप उसको रट नहीं सकते हैं, ठीक है, आप उसको प्राकृतिक रूप से समझ सकते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये साइंस होगी, मैथ्स हो गया, आप साइंस में सिर्फ फैक्ट्स को रट्टे नहीं मार सकते, आपको उसे समझना भी पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंसेप्ट लर्निंग चाहिए, डिस्कवरी लर्निंग आपको चाहिए, है ना, डिस्कवर करना पड़ेगा आपको चीजों को नेचुरल एनवायरमेंट में रहकर। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है इन सभी के बीच रिलेशनशिप होता है, साइंस का मैथ्स से रिलेशन है, मैथ्स का लैंग्वेज से रिलेशन है, इस तरह से रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप्स को भी आपको समझना पड़ेगा। तो सिर्फ आप रोट लर्निंग पे कैसे डिपेंडेंट रह सकते हैं, है ना, तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए आपको सिर्फ रोट लर्निंग नहीं चाहिए, बल्कि आपको जुड़ाव भी चाहिए, आपको इंटरेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको उनके बीच इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, एकीकृत धारणा को आपको अंदर अपने अंदर जो है लाना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक है, दिस वॉज व्यू अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब देखो रोट लर्निंग कौन कहेंगे, जैसे बिहेवियरिज्म है, ये रोट लर्निंग कोई फॉलो करेंगे ना, आप जब जो आपको सिखाया जा रहा है फटाफट फटाफट रटते जाओ, ठीक है, आपकी लर्निंग हो गई। लेकिन लर्निंग ये नहीं होती, आप सभी को पता है। तो मतलब हमारे सामने 2-3 व्यूज हैं, आपके सामने एज ए टीचर 2-3 व्यूज हैं। अब आप किस स्टाइल को चूज करते हैं, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आप कौन से स्टाइल को सोच के आंसर देंगे, ये हमें फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ शुड वन यूज अ सब्जेक्ट मैटर टू गाइड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज। तो भी विद्यार्थियों को सार्थक गतिविधियों की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक विषय वस्तु का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये इसमें कह सकते हैं 2 तरह के थॉट प्रोसेसेस होते हैं, एक मतलब एक है आपका कॉग्निटिव लेवल, ठीक है, और एक है आपका अफेक्टिव लेवल। ठीक है, देखो सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने का या फिर सब्जेक्ट मैटर जो है आपको किस तरह से, बच्चों को किस तरह से गाइड करेगा, इसमें हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो कॉग्निटिवली देख सकते हैं, कॉग्निटिव में आपके कंसेप्ट्स आ सकते हैं ना, कि हमें सब्जेक्ट मैटर में जो कंसेप्ट्स होते हैं वो बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं, उससे बच्चे जो है गाइड होते हैं। ठीक है, दूसरा है जनरलाइजेशन कह सकते हैं, जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। ठीक है, बच्चे जो है जो कंसेप्ट सीख सकते हैं उसको सामान्यीकरण कर लेते हैं, जनरलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी उनके लाइफ में सिचुएशन आएगी वहां वो उसको अप्लाई कर देते हैं। भाई आपने एक सिंपल कंसेप्ट सीख लिया, कंसेप्ट को आपने जनरलाइज कर लिया दूसरी सिचुएशंस में, है ना, आपने स्कूल में जो सीखा है उसको आपको एक्चुअल में अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, एक तो ये व्यू है, एक आपका अफेक्टिव व्यू है जो बेसिकली आपका इमोशनल व्यू भी कह सकते हैं। इसमें हमारा बिलीफ सिस्टम आ जाता है प्लस हमारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, जो डोमेन्स ऑफ आपने कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन ये पढ़े हैं ना, तो ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट माने जाते हैं, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट मैटर में अब ये तो आपने ठीक है कंसेप्ट समझ लिए, ये आपका बेसिकली हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, वस्तुनिष्ठ पार्ट है। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, वो आपके बिलीफ सिस्टम को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है और फिर आपको कैसे गाइड कर रहा है, ये इसमें पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर आपको कैसे गाइड करता है 2 चीजों पर निर्भर करता है, आपने कंसेप्ट क्या सीखा है, आपने उसको कैसे जनरलाइज किया है, प्लस आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी वैल्यू सिस्टम क्या कहती है ना, वो सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम कहें जैसे आपने सपोज कोई भी जनरल हिंदी में पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लिया, इंग्लिश में लैंग्वेज में आप बेसिकली वैल्यू सिस्टम को आप बहुत देखते हैं, आप कहानियों के माध्यम से सीखते हैं ना, आपने कोई भी कहानी सुनी अच्छे और बुरे के ऊपर। ठीक है, एक तो आपको कंसेप्ट क्या सिखा रहा है ना, कंसेप्ट आपको सपोज टीचर ने कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये आपको सिखाया गया लैंग्वेज में कह लीजिए किसी में, लेकिन बच्चों ने, ठीक है, आपने कंसेप्ट सीख लिया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने आगे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां उसको चोरी करना बहुत मजबूरी में कर रहा है, या फिर कोई भी, जैसे कोलबर्ग ने मोरल डायलेमा दिया था ना, तो वहां पे बच्चा क्या करेगा, वहां पे बच्चा अपने बिलीफ सिस्टम को और अपनी वैल्यूज को देखेगा। उसने कंसेप्ट सीखा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां कहीं ना कहीं वो अपने बिलीफ सिस्टम पर जाएगा, अपनी वैल्यूज पर जाएगा, तब वो एक्शन करेगा। तो बेसिकली ये है कि एक हाउ शुड वन यूज अ सब्जेक्ट मैटर, तो आप सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से गाइड कर सकते हैं बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज की तरफ, तो ये एक तरह का थॉट प्रोसेस है ना। एक तो आपके कंसेप्ट्स आपको हेल्प करते हैं, दूसरा आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी वैल्यूज आपको हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट बिहेवियर ट्रेंड शुड वन एग्जिबिट इन ऑर्डर टू कैरी आउट वंस फिलोसॉफिकल पोजीशन, किसी की दार्शनिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए किस व्यवहार की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, मतलब ये भी वही है, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। देखो अब बिहेवियर ट्रेंड, यहाँ पर टीचर के बिहेवियर ट्रेंड की बात हो रही है। ठीक है, वंस फिलोसॉफिकल पोजीशन, देखो अब टीचर भी कई तरीके के होते हैं यहाँ पर। देखो कुछ हो सकते हैं जो आपके सॉफ्ट टीचर्स होते हैं ना, कुछ परमिसिव होते हैं, और कुछ कह सकते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं।
स्ट्रिक्ट मतलब थोड़े अनुशासन को मानने वाले या जो भी है। अगर टीचर ने एक कंसेप्ट करा दिया, सपोज आपको फोर्स का कंसेप्ट कराया है, साइंस में फोर्स का कंसेप्ट कराया, ठीक है, अब टीचर कहेगा नहीं आपको फोर्स की डेफिनेशन कराई है, मैंने ऐसे कराया है, आपको इसी वे में लिखना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, कोई मैं एक्टिविटी नहीं कराऊंगी, पेन पेपर टेस्ट होगा। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टनेस हो गई है ना, ये बिहेवियर ट्रेंड एक तरह का। एक होता है सॉफ्ट या परमिसिव कह सकते हैं, जिसमें टीचर ये कर सकता है कि भाई ठीक है मैंने फोर्स पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन कराई आप वो मत लिखिए, आप कुछ और लिख दीजिए, मैं उसमें भी आपको नंबर दे दूंगी, ठीक है। या फिर आप मेरे को एक प्रैक्टिकल रख लेते हैं फोर्स का, है ना, कौन कितने बेहतर तरीके से मुझे समझा पाएगा कि उसको कितना फोर्स समझ में आया है, कि ये तरीका हो सकता है। तो ये जो बिहेवियर ट्रेंड्स होते हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं बच्चों को, और ये बिहेवियर ट्रेंड भी आप कहीं ना कहीं फिलोसफी से आते हैं ना। अगर कोई टीचर बिहेवियरिज्म को ज्यादा फॉलो कर रहा है, उनको लगता है कि नहीं ये वाली फिलोसफी ज्यादा अच्छी है, तो उसका माइंड सेट भी उसी अकॉर्डिंग वो टीच करेगा, वही उसका टीचिंग स्टाइल रहेगा। लेकिन कुछ टीचर जो है थोड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनको लगता है कि नहीं थोड़ा लीनियंट रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, है ना, वो कुछ दूसरी फिलोसफीज को मानते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये कुछ बिहेवियरल ट्रेंड्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये फिलोसफिकल पोजीशन ही कह सकते हैं इसको भी, क्योंकि ये सारी चीजें भी हमें कहीं ना कहीं फिलोसफी से ही मिली है, ठीक है। देखो फिलोसफीज जो है ऐसे नहीं कि आपको अलग से सिखाना पड़ेगा, आप बहुत सारी चीजें अपने आप सीख जाते हैं, आप एनवायरनमेंट में सीख जाते हैं, आपको डाइट में, आपको कहीं जो भी आपने बीएड किया है उसमें भी आपको चीजें सिखाई गई होंगी, आप कहीं ना कहीं वहां पे क्या आपको सिखाया गया, ऑब्वियसली वहां भी आपको फिलोसफी सिखाई होंगी, लेकिन आपने एज अ टीचर क्या इंप्लीमेंट किया अपने आप में, वो आप पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे वेरिएशंस बिहेवियरल ट्रेंड में भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ पर टीचर को बहुत ही ज्यादा मतलब केयरफुल रहना चाहिए। जब आप क्लासरूम में, क्लासरूम ट्रांजैक्शन होता है ना, जब आप टीचिंग लर्निंग कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी जो फिलोसफिकल पोजीशंस होती है ना, आपकी फिलोसफी क्या कहती है, आप क्या समझते हैं, उस पर बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है। आप ऐसी चीज ना करें जो कि आपको रूल्स के खिलाफ ले जाए, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के खिलाफ आपको ले जाए। तो ये सारी चीजें भी आपको जज करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको काफी डिटेल में करा दिया है, ये आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अब जरा देख लेते हैं कौन कौन सी फिलोसफीज होती हैं। मैं आपको फिलोसफी के बारे में और फिलोसफी किस तरह से हेल्प करती है एजुकेशन सिस्टम में, टीचिंग करने में, वो बता चुकी हूँ। अब हम जरा नेक्स्ट चीज करेंगे कि इंपॉर्टेंट फिलोसफीज कौन कौन सी एजुकेशन की। तो बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखी है यहाँ पर, जैसे आइडियलिज्म हो गई, नेचुरलिज्म हो गई, प्रकृतिवाद हो गई, ठीक है। इसमें आपके जे रूसो, रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं। फिर आइडियलिज्म ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फिलोसफी पता होनी चाहिए कि इसमें कहा क्या गया है, ठीक है। आपके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है एक नेचुरलिज्म, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिविज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रियलिज्म एग्जिस्ट है, मतलब ये थोड़ी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, इनको भी पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए 3-4 फिलोसफी, ये दो, एक तो ये वाली और एक आपकी प्रोग्रेसिविज्म जो होती है, प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद जो है, ये 3 बहुत सुपर इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैं। इन पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे प्रैग्मेटिज्म में आपका जॉन डेवी हो गया, उन पर क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। फिर नेचुरलिज्म में आपके जे रूसो हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, है ना, बहुत सारे हैं। फिर जे कृष्णमूर्ति की भी फिलोसफी है। मतलब फिलोसफीज का भी कोई एंड नहीं है, लेकिन एजुकेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो भाई ये कुछ फिलोसफीज मैंने आपको बता दी हैं, अब इनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपके साथ कवर करूंगी प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। इसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए, है ना, करिकुलम किस तरह से इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर इसके मेथड्स कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और प्रत्येक शिवालिक सर की सीरीज में जो क्वेश्चन आया था, जो मैंने कराई थी, वो क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी, क्या क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो देख ली तो, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अपनी कमर कस लो, और थोड़े नोट्स पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने नोट्स बना लें, क्योंकि भाई मैं पहले बता रही हूँ, ये मटेरियल आपको कहीं और नहीं मिलेगा इकट्ठा। ये मैंने बहुत मेहनत करी है इस मटेरियल के ऊपर, तो प्लीज आप इस चीज में हेल्प करेंगे नोट मेकिंग करके। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैग्मेटिज्म के जो सबसे बड़े फॉलोवर थे वो थे जॉन डेवी। फॉलोवर तो क्या कहूंगी, मतलब इनसे पहले जो है विलियम जेम्स हो चुके हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड थे, वो भी थे, लेकिन जॉन डेवी का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है प्रैग्मेटिज्म को लेकर, व्यवहारवाद को लेकर। और इसको हम जो है इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, आई थिंक मैंने लिखा नहीं है, बट इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी इसको बोला जाता है, प्रैग्मेटिज्म को, ठीक है। सॉरी, एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है, और साथ साथ इंस्ट्रूमेंटलिज्म बोला जाता है। मतलब इंस्ट्रूमेंटलिज्म जो है वो प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटलिज्म की एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी मुझे याद नहीं है, मतलब वो भी प्रैग्मेटिज्म से ही निकला है, उसके जैसे बिलीफ है, सेम टू सेम, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेकिन इसका अगर एक और नाम पूछा जाए तो एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोला जाता है, जिसको हम प्रयोगवाद कहते हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रयोगवाद भी कहते हैं। सबसे पहले यह जान लो कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो कहां से आया है, जॉन डीवी के विचारों से आया है, जो ये कहते थे जॉन डीवी। और इवन जॉन डीवी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फिलोसफीज को बहुत ज्यादा महत्व दिया था एजुकेशन के क्षेत्र में। उन्होंने कहा था कि अगर हमें एजुकेशन को अच्छे से करना है, इसको समझना है, तो हमें पहले फिलोसफीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलोसफीज का बहुत ज्यादा महत्व है एजुकेशन सिस्टम में। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म कहता क्या है। देखो, सबसे बड़ी चीज है, इट इज बेस्ड ऑन चेंज एंड प्रोसेस। प्रक्रिया क्या चल रही है और क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मुद्दा प्रैग्मेटिज्म का यही है। मतलब हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ मतलब चेंजिंग वैल्यूज में बिलीव करते हैं, ठीक है, चेंजिंग वैल्यूज में, सोशल चेंजेस में ये बिलीव करते हैं। और प्रैग्मेटिस्ट का बेसिक मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारात्मक जो आपकी लाइफ है, जो आपके व्यवहार में है, वही लाइफ आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए जॉन डीवी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा था कि जो एक बर्ड का नेस्ट होता है, यानी कि चिड़िया का जो एक घोंसला होता है, ठीक है, वो कह लीजिए बर्ड का नेस्ट कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए एक पैलेस। पैलेस क्या होता है, महल, ठीक है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता अगर हम रियल लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें। भाई बर्ड को ये आसरा देता है और हम जैसे लोगों को, राजा महाराजाओं को पैलेस आसरा देता है, तो दोनों की यूटिलिटी में क्या फर्क है? इनकी यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं है। यहां पर भी ये घर प्रोवाइड कर रहा है, नेस्ट, और ये पैलेस कितना ही बड़ा बना लीजिए, कितने पैसे लगा लीजिए, लेकिन अगर वास्तविक जीवन में इनका मोल पूछेंगे तो ये दोनों एक ही समान है। ओके, मतलब वही बात है ना कि अगर रोटी है, रोटी सपोज दो इंसान है, एक बहुत सारी वैसे व्यंजन खाकर पेट भर रहा है, एक सिर्फ रोटी खाकर पेट भर रहा है, तो कहते हैं इसमें कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि यहां भी पेट भरने के लिए किया जा रहा है, यहां भी पेट भरने के लिए किया जा रहा है। डिपेंड नहीं करता ये कितने रुपए की है, ये कितने रुपए की है ना, मतलब ये वाली वैल्यूज है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, वही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इन्होंने डार्विन की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, उस पर ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब संघर्ष करेगा वही जीता चला जाएगा, और जो मतलब संघर्ष नहीं करेंगे वो दबते चले जाएंगे। आप लोगों पर भी अप्लाई है। अगर आप केवीएस की वैकेंसीज के लिए, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, और जो लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगी। तो प्रैग्मेटिज्म इज ऑल अबाउट द चेंजिंग वैल्यूज। इन्होंने कहा था कोई भी एटर्नल ट्रुथ नहीं होता है, कोई भी सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि क्योंकि ट्रुथ भी बदलता रहता है, तो इसका मतलब आपका प्रोसेस उसको जानने का वो भी बदलता रहना चाहिए। मतलब चेंजिंग वैल्यूज पर बहुत इनका फोकस था। इट कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज एज ए प्रोसेस इन विच रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड रिजेक्ट्स द डोगमास ऑफ प्री कंसीव्ड ट्रूथ्स एंड एटर्नल वैल्यूज। देखो क्या कहते हैं कि नॉलेज जो होती है, जो नॉलेज प्रोसेस है हमारा, वो हमेशा चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और जो पहले के जो हमारे कंसेप्शंस बने हुए थे वो हमेशा बदलते रहते हैं, हम उनको रिजेक्ट करते चले जाते हैं, जो भी ट्रूथ है, एटर्नल वैल्यूज है। ऐसा क्यों होता है? आप ये बताइए कि अभी एनपी 2020 आई है, ठीक है, बहुत बेस्ट एग्जांपल ले रही हूं। एनपी 2020 आई है, हमारे पास ऑलरेडी एनपीई 1968 और 1986 है, तो हमें एनपी 2020 की जरूरत क्यों पड़ी है? हमें इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि आज जो वैल्यूज हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, पढ़ाई के तरीकों में चेंज आ गया है, ठीक है, जो एक्चुअल लाइफ में बच्चों को चाहिए उन चीजों में, उनकी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ गया है, तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। वही कहते हैं व्यवहारवादी। मतलब यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म का भाई एग्जैक्ट व्यवहारवादी, मतलब ये बिहेवियरिस्ट से मत जाना, मतलब प्रैग्मेटिज्म की एग्जैक्ट हिंदी अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बता देना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यही मिला मुझे, ठीक है। लेकिन ये बिहेवियरिस्ट जैसे नहीं है, ओके। मतलब बिहेवियरिस्ट का जो एक थ्योरी थी ना, वो अलग है, ये अलग है, ओके। तो भाई यही है कि आपकी जो रियलिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज में समायोजन करना है अपने आप को, ठीक है। ऐसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मतलब वैल्यूज चेंज होगी, सोसाइटी की वैल्यूज चेंज होती है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, तो आपको एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लाना पड़ता है। जैसे अब ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो हमें ये इंट्रोड्यूस करें। अभी आपको पता होगा कि 9th 10th में या फिर 11th 12th में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि ये आज के टाइम में डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आगे बच्चों को कैपेबल बनाएगा कि वो यहां से अपना लाइवलीहुड कमा सके, ठीक है। तो इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये इसलिए हमें करिकुलम में इनको लाना पड़ा है, ओके। तो ये है ऑल नॉलेज क्लेम्स एंड वैल्यूज आर टेंटेटिव एंड चेंजेबल। सेम यही बात कहते हैं कि जितने भी आपकी नॉलेज के क्लेम्स हैं या वैल्यूज हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, वो हमेशा टेंटेटिव होती हैं, अस्थायी होती हैं, और वो हमेशा परिवर्तनशील होती हैं। तो ये प्रैग्मेटिज्म की बिल्कुल मैं कहूंगी कि बेस्ट फिलॉसफी है इनकी, ये कहने की कि भाई चेंजिंग सिस्टम है सब कुछ, आपको सोशल चेंज लाना पड़ेगा, आपको सोसाइटी में भी चेंज लाना पड़ेगा, आपको एजुकेशनल सिस्टम में भी चेंज लाना पड़ेगा, आपको करिकुलम में भी चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंजिंग वैल्यूज जो है इनका मेन फोकस था प्रैग्मेटिज्म का, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं करिकुलम के बारे में क्या कहते हैं ये।
ठीक है, मतलब स्पेशली करिकुलम के बारे में क्या इनके विचार हैं। तो भाई करिकुलम, देखो करिकुलम क्या होता है, एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस होता है जो हमें किसी इंस्टीट्यूशन में मिलता है, बच्चों को मिलता है, स्कूल में मिलता है, ठीक है, उनका सेट फुल एक्सपीरियंस। तो उस करिकुलम में क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, मतलब बेसिकली व्यवहारिक जीवन में जो है आपको जिस सब्जेक्ट का यूज है आप वही सब्जेक्ट इंक्लूड करिए, ये कहता है आपका प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बताया ना आपको, ये इससे पहले मतलब 2019-20 से पहले ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि इसकी बहुत डिमांड हो गई है अब सोसाइटी में, है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब इन्वेंशंस वगैरह हो रही है इन चीजों पर, तो इसलिए इसको 9 से 12 तक जो है इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग चली और ये इंट्रोड्यूस हुआ भी 9-10th में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया सब्जेक्ट आपने क्यों ऐड किया, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो यही कहता है प्रैग्मेटिक। ठीक है, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता हो। देन द करिकुलम शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, रेदर देन डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। ये कहता है कि आप सिर्फ मैथ, साइंस, वाइंस ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स मत बनाओ, उनको जोड़ो आपस में, जैसे मैथ्स का लिंक बनाओ उससे, ठीक है, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनका जुड़ाव करो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखो उसमें। ठीक है, अंतर विषय एकीकृत होना चाहिए, कार्रवाई उन्मुख होना चाहिए, जिसमें आपको एक्शन करने की जरूरत पड़े, बच्चे ऐसे पैसिवली बैठे ना हो। देखो ये भी एक्टिव लर्नर की बात करते हैं, और लर्नर इनका सेंटर है, सेंटर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज अ लर्नर। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करते हैं करिकुलम, मतलब प्रैग्मेटिज्म जो होते हैं। ठीक है, मतलब ये यही कहते हैं कि भाई ठीक है, जो क्रिएटर है बेसिकली वो इंडिविजुअल है, यानी कि वो खुद इंसान है जो क्रिएट करता है चीजों को। ठीक है, उन्हीं चीजों की वैल्यूज होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ऐसे बोल दिया कि ठीक है इस चीज की वैल्यू, इस चीज की वैल्यू है। इस चीज की वैल्यू किससे बनी, क्योंकि उसको किसी ने क्रिएट किया, अपनी जरूरत के लिए क्रिएट किया, प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज का यूज है इसलिए उसने क्रिएट किया उस चीज को। ठीक है, तो हमारा करिकुलम जो है इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड क्यों, सबकी नीड्स को जो है पूरा करने वाला करिकुलम हमारा होना चाहिए। अंतर विषय किसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इंटीग्रेशन, और बच्चे की पर्सनल नीड्स, बच्चे की नीड्स क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को सीखना है ना आप क्या सिखा रहे हैं करिकुलम में, तो बच्चे के इंटरेस्ट को, नीड्स को जो है आपको शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंक्वायरी मेथड डालिए, आप ऑब्जर्वेशन डालिए, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दीजिए ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो इस चीज के लिए तैयार हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली कहता है करिकुलम के बारे में प्रैग्मेटिज्म। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जाननी है कि एक आइडियल टीचर कौन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट, ये क्या कहता है, इसको भी एक बार जान लेते हैं। तो भाई आइडियल टीचर वो होगा वन हु हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू ग्रो बाय एम्पावरिंग देम विद द नॉलेज, स्किल एंड डिस्पोजिशंस टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन इन लाइफ। ठीक है, तो आपको बच्चे को हेल्प करना है कि वो अपने आप को एम्पावर कर पाए, किसके थ्रू, ज्ञान के थ्रू, नॉलेज, कौशल के थ्रू जो आप सिखाएंगे, डिस्पोजिशंस, प्रस्तावों के थ्रू, टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन इन लाइफ। भाई क्योंकि उसको रियल लाइफ में जो है जीना है, तो उस लाइफ में जो इंटेलिजेंट डिसीजंस है वो ले पाए, ऐसी नॉलेज आप उसको देंगे, ऐसी आप स्किल उसको देंगे। मतलब ये कहते हैं प्रैग्मेटिस्ट अबाउट टीचर। एक टीचर का रोल ये होना चाहिए कि वो बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करे, स्किल्स प्रोवाइड किए, कौशल प्रोवाइड करे। ठीक है, सच टीचर्स आर नॉट कन्फाइंड टू द टेक्स्ट बुक और ए फिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज। ऐसे टीचर जो है सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पर या फिर एक बॉडी ऑफ नॉलेज पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि इनका ये टारगेट होता है कि जितना भी एनवायरमेंट में बच्चे को जो कुछ मिल रहा है उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे, उनको भी चीजों को सीखने का मौका दे, ना कि बच्चों को पैसिव बना के रखे। अगर हम टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो जाएंगे तो बच्चे बिल्कुल पैसिव हो जाएंगे, कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, ए टीचर इज ए रिसोर्स पर्सन एंड फैसिलिटेटर टू गाइड द स्टूडेंट्स इन एक्टिव लर्निंग। एक टीचर जो होता है एक रिसोर्स पर्सन होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब एक मार्गदर्शक होता है बच्चों के लिए, है ना, वो रिसोर्स संसाधित व्यक्ति है उस, क्योंकि टीचर को रिसोर्स पर्सन हम क्यों बोलते हैं, देखो रिसोर्स पर्सन वो होता है जिसको बहुत सारी नॉलेज होती है, जो संसाधन के रूप में काम करता है। तो बच्चों के लिए टीचर एक संसाधन होता है और उसका काम है बच्चों को फैसिलिटेट करना, एक फैसिलिटेटर बनना, ताकि वो बच्चों को गाइड कर सके कि वो किस तरह से एक्टिव लर्निंग करेंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जितनी भी आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी पढ़ी है, एनसीएफ जो कहता है यही कहता है कि आपको बच्चे को खुद मौका देना है, मतलब सारी स्किल्स यूज कीजिए। ठीक है, आप बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड से सिखाइए, है ना, प्रोजेक्ट मेथड से सिखाइए, आप ऑब्जर्वेशन से सिखाइए, आप इंक्वायरी मेथड से सिखाइए बच्चे को कहिए कि आप सर्वे करो, खुद फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट। ठीक है, तो भाई पूरा प्रैग्मेटिज्म जो है मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इस फिलॉसफी पे कितना काम करना है, कितना आप अपने व्यवहार के अंदर चेंज लेकर आएंगे इस फिलॉसफी को पढ़ने के बाद। तो देखो अब आपके सामने पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा कि प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड या फिर
कैसा भी रिलेटेड जो है, ये आइडियल सिचुएशन है, एक तरह से आइडियल टीचर है। और एनसीएफ भी कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करता है। आपको जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, वो भी इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी भी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की ये लोग बात करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो, और इसमें मैंने आपको बेसिकली प्रैग्मेटिज्म बताया है। आगे जो है आपको कुछ और भी बताऊंगी, मतलब और फिलोसफीज को देखेंगे, नेचुरलिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा डिटेल में करेंगे, और जो थोड़ी ठीक है नॉर्मल है, आपकी ज्यादा मतलब डीप में नहीं जाना है, उनको थोड़ा ऐसे गो थ्रू हो जाएंगे एक बार हर चीज से। ठीक है, तो मुझे जरूर बताना कमेंट में कि कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो पर बहुत मेहनत करी आप लोगों के लिए, और मतलब ये टिपिकल आपका पेडागोजी का सेक्शन है। ओके, एंड इफ यू लाइक द चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल। वैसे ये चीजें मैं बहुत बार बोलती नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को पसंद आ रहा है तो वो खुद ही कर देता है, लेकिन स्टिल अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कीजिए। और बेल आइकन इसलिए दबाइए क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। फिर कई लोग शिकायत करते हैं, मुझे मेल करते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।